आज की हमारी चर्चा का विषय एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर शायद नजरअंदाज कर देते हैं, सूरज की रोशनी। हमारे पास एट रूपम सिंह 23:8 का एक लेख है जो एक कविता के रूप में है और इसका शीर्षक है सूर्य के प्रकाश से जुड़ा हमारा स्वास्थ्य। ये अपने आप में एक दिलचस्प तरीका है, मतलब स्वास्थ्य जैसे वैज्ञानिक विषय को कविता के माध्यम से समझाना। बिल्कुल। ये अक्सर क्या कहते हैं, जटिल जानकारी को बहुत ही सहज और मानवीय बना देता है। हाँ, और ये कविता सूरज की रोशनी को सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक अचूक दवा और प्रकृति का वरदान बताती है। वरदान। तो आज का हमारा मकसद है कि इस कविता की परतों को खोलें और समझें कि ये जो काव्यात्मक बातें हैं वो आज के वैज्ञानिक युग में कितनी प्रासंगिक हैं। हाँ, ये देखना रोचक होगा कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान इस एक बिंदु पर, मतलब सूरज की रोशनी पर आकर मिलते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी लाभ से शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा चर्चित। ठीक है। कविता की एक पंक्ति है, विटामिन डी का यह एक अनथीन स्रोत है। ये तो हम सबने सुना है कि धूप से विटामिन डी मिलता है, पर क्या ये इतना ही सीधा है? ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि ये मतलब नींव है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कविता सिर्फ ये तथ्य बताकर आगे नहीं बढ़ती, वो प्रक्रिया की ओर संकेत करती है। अच्छा। अगली ही पंक्ति में लिखा है, यह क्रिया हमारे शरीर में कैल्शियम को अवशोषित रहा है, जिससे मजबूत हड्डियों के निर्माण में मदद मिल रहा है। ये कनेक्शन ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब विटामिन डी खुद हड्डी नहीं बनाता? नहीं, वो शरीर के लिए कैल्शियम का दरवाजा खोलने वाली एक चाबी है। ये चाबी वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन आज के समय में जब हमारे पास विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं और दूध से लेकर सीरियल्स तक सब कुछ फोर्टिफाइड है, तो क्या धूप की ये भूमिका उतनी ही जरूरी रह गई है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, बल्कि मैं कहूंगा कि आज के दौर में ये और भी जरूरी हो गया है। ऐसा क्यों? देखिए, हम डेयरी के कई विकल्प इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आमंड मिल्क या सोया मिल्क। इनमें अक्सर कैल्शियम मिलाया जाता है। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो वो मिलाया गया कैल्शियम भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता। ओहो। तो आप पैसे खर्च करके फोर्टिफाइड चीजें तो ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति की ये मुफ्त की चाबी यानी धूप, उसके बिना वो ताला बंद ही रह सकता है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। मतलब सप्लीमेंट अपनी जगह है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत का कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल। और मुझे कविता में जो बात सबसे अच्छी लगी वो है इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सुझाव। कोई मुश्किल काम नहीं, बस कहती है बैठ जाओ खिली धूप में और रोज पढ़ो अखबार। हाँ, और ये महज एक सुझाव नहीं है, ये मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग मतलब एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। हाँ। आपको अखबार पढ़ना ही है तो क्यों ना उसे बाहर धूप में बैठकर पढ़ा जाए। अच्छा। इसे स्वास्थ्य को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि जीवन शैली का एक सहज हिस्सा बनाने की बात करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि धूप से बचें, सनस्क्रीन लगाएं, स्किन कैंसर का खतरा होता है, तो ये कविता तो उसके बिल्कुल उल्टा कह रही है। इसमें संतुलन कैसे बनाया जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अति सर्वत्र वर्जयेत। बिल्कुल। कविता का नजरिया काव्यात्मक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से संतुलन जरूरी है। विशेषज्ञ आमतौर पर सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद की धूप को सबसे सुरक्षित मानते हैं। अच्छा। उस समय सूरज की किरणें तिरछी होती हैं और यूवी रेडिएशन का खतरा कम होता है। और घंटों नहीं बैठना है, हफ्ते में 3-4 दिन 15 से 20 मिनट काफी है। बस 15-20 मिनट? हाँ, शरीर के खुले हिस्सों जैसे हाथ और चेहरे पर इतना एक्सपोजर विटामिन डी की जरूरत पूरी करने के लिए काफी हो सकता है। तो कविता का सेवन करने का मतलब है इसे समझदारी से एक दवा की तरह इस्तेमाल करना। बिल्कुल। ये संतुलन वाली बात बहुत जरूरी है। और ये जो रोजमर्रा की आदत बनाने की बात है, ये शायद बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ। कविता में भी बच्चों का जिक्र एक बहुत ही प्यारे अंदाज में किया गया है। बच्चों को भी ना रहने दे इससे वंचित, खिली धूप में रोज करे उनकी चंपी। ये चंपी शब्द का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत है। ये इसे एक क्लिनिकल प्रक्रिया से हटाकर एक प्यार भरे सांस्कृतिक अनुभव से जोड़ देता है। सही बात है। ये सिर्फ विटामिन डी की जरूरत पूरी करना नहीं है, ये स्पर्श है, माँ या परिवार के किसी सदस्य के साथ जुड़ाव है और प्रकृति के साथ पहला परिचय है। मेरी दादी भी कहती थी कि सर्दियों की धूप हड्डियों तक पहुंचती है। बिल्कुल, उस समय ये एक कहावत लगती थी,
लेकिन आज विज्ञान बताता है कि वो सचमुच हमारे इम्यून सिस्टम के टी सेल्स को सक्रिय कर रही होती थी। ये पारंपरिक ज्ञान कितना गहरा था। सर्दियों की धूप का जिक्र कविता में भी है, ठंड के धूप के तो बात ही कुछ और है। और इससे सर्दी, खांसी, जुकाम सब में मिलती राहत है। क्या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल है। जैसा मैंने कहा, सूरज की रोशनी हमारी त्वचा में मौजूद इम्यून सेल्स मतलब टी सेल्स को ज्यादा सक्रिय और गतिशील बनाती है। ये सेल्स संक्रमण से लड़ने वाली हमारी सेना के पहले सिपाही हैं। तो जब हम सर्दियों में धूप सेकते हैं तो हम असल में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रहे होते हैं। अच्छा, और मूड पर भी तो असर होता है ना? सर्दियों में अक्सर मूड खराब रहता है। हाँ, जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या SAD भी कहते हैं। धूप सीधे तौर पर हमारे मूड को बेहतर बनाने वाले वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पर असर डालती है। तो यहाँ से कविता का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। हड्डियों और इम्यूनिटी से आगे बढ़कर हमारे मानसिक स्वास्थ्य की बात होने लगती है। जी, इसमें तो एक पूरी सूची है। स्ट्रेस कम करना, हैप्पी हार्मोन बढ़ाना, रक्तचाप सामान्य करना। चलिए स्ट्रेस और मूड वाले हिस्से को थोड़ा और समझते हैं। क्या सिर्फ धूप में बैठने भर से हमारा तनाव सच में कम हो सकता है? हाँ, हो सकता है। और इसके दो मुख्य पहलू हैं। एक तो है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल मतलब शरीर के अंदर के केमिकल्स? बिल्कुल। धूप के संपर्क में आने से हमारा मस्तिष्क सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन ज्यादा बनाता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, सेरोटोनिन। ये हमारे मूड को स्थिर करता है, हमें शांत और केंद्रित महसूस कराता है। तो जब सेरोटोनिन का स्तर अच्छा होता है तो तनाव और चिंता अपने आप कम होने लगते हैं। और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू मनोवैज्ञानिक है। जब आप बाहर धूप में कदम रखते हैं तो आप अनजाने में ही अपने काम, अपनी स्क्रीन, अपनी बंद दीवारों से एक ब्रेक ले रहे होते हैं। ये तो है। आपकी आंखों को दूर तक देखने का मौका मिलता है, जिससे आंखों का तनाव कम होता है। ये छोटा सा ब्रेक, ये माहौल में बदलाव अपने आप में एक शक्तिशाली स्ट्रेस बस्टर है। इन सब में से एक बात ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कविता में सर्केडियन रिदम को बेहतर करने का जिक्र है, जिसे बहुत ही सरल शब्दों में सोने और जागने की साइकिल कहा गया है। हाँ, ये कैसे काम करता है? ये शायद धूप का सबसे कम सराहा गया लेकिन सबसे शक्तिशाली लाभों में से एक है। हमारी नींद और जागने की एक प्राकृतिक लय होती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। बिल्कुल। ये लय हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी तय करती है। इस घड़ी को रोजाना बाहरी दुनिया के साथ सेट करने की जरूरत पड़ती है, और इसका सबसे बड़ा सिग्नल है सुबह की सूरज की रोशनी। मतलब हमारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करने के लिए सुबह की धूप जरूरी है? एकदम। जब सुबह की धूप हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है तो ये मस्तिष्क को एक मजबूत संकेत भेजती है कि दिन शुरू हो गया है, अब जागने का समय है। अच्छा। ये संकेत कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमें ऊर्जा देते हैं। साथ ही ये रात में नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को उस समय के लिए रोक देता है, ताकि वो रात में सही समय पर बने। सही पकड़ा। इससे रात में सही समय पर मेलाटोनिन का उत्पादन शुरू होता है और हमें गहरी और अच्छी नींद आती है। तो हमारी आज की जो जीवन शैली है, जहां हम सुबह उठते ही फोन देखने लगते हैं और ज्यादातर समय घर या ऑफिस के अंदर बिताते हैं, वो इस पूरी साइकिल को बिगाड़ रही है। निश्चित रूप से। हम कृत्रिम नीली रोशनी मतलब ब्लू लाइट से घिरे हुए हैं, जो हमारे मस्तिष्क को भ्रमित करती है। सुबह की प्राकृतिक धूप न लेने से हमारी बॉडी क्लॉक कभी ठीक से वेकअप सिग्नल प्राप्त ही नहीं कर पाती। और नतीजा, दिन में सुस्ती और रात में नींद ना आना। बिल्कुल। ये कविता हमें उस मूल जैविक जरूरत की याद दिला रही है, जिसे हम अपनी आधुनिक जिंदगी में भूलते जा रहे हैं। ये सचमुच कमाल है। एक ही चीज हड्डियों से लेकर मूड और नींद तक सब कुछ प्रभावित कर रही है। और कविता बार बार इस बात पर जोर देती है कि ये सब मुफ्त है। एक पंक्ति कहती है, बिना मूल्य मिल रहा, यह एक प्राकृतिक दवा है, इसका सेवन करना आ गया तो बन जाता वरदान है। ये बिना मूल्य वाली बात एक गहरे दार्शनिक सवाल की ओर ले जाती है। जैसे? इसे अर्थशास्त्र में पानी हीरे का विरोधाभास कहते हैं। डायमंड वाटर पैराडॉक्स। अच्छा। पानी जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन मुफ्त या बहुत सस्ता है, इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते। हीरा किसी काम का नहीं, लेकिन दुर्लभ है, इसलिए बेशकीमती है। और धूप, हवा, पानी के साथ भी यही होता है। हाँ, क्योंकि ये हमें आसानी से उपलब्ध है, हम इनका मूल्य नहीं समझते। लेकिन क्या ये आज के दौर में भी पूरी तरह बिना मूल्य है? अब तो वेलनेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बिक रहे हैं, SAD के लिए खास लाइट थेरेपी लैंप्स बिक रहे हैं। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। ऐसा लगता है कि हमने प्रकृति के इस मुफ्त वरदान को भी एक प्रोडक्ट बना दिया है। बिल्कुल।
हम उसी चीज को बोतलों में और मशीनों में बंद करके खुद को ही बेच रहे हैं, जो बाहर मुफ्त में उपलब्ध है। कविता का वो हिस्सा, इसका सेवन करना आ गया तो बन जाता वरदान है, यहीं पर महत्वपूर्ण हो जाता है। सेवन करना सीखना मतलब सिर्फ धूप में खड़े होना नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को प्राथमिकता देना है कि हमें इन कृत्रिम चीजों से पहले प्राकृतिक स्रोत की ओर जाना चाहिए। ये उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली विद्रोह है। और कविता का अंत भी इसी भावना को एक सीधे आह्वान में बदल देता है। तो रुकिए, जा कहाँ रहे हैं? खड़े हो जाइए खिली धूप में रोजाना और महसूस कीजिए प्रकृति का अमूल्य खजाना। हाँ, और यहाँ महसूस कीजिए शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। महसूस कीजिए। ये सिर्फ शारीरिक लाभों की सूची नहीं है, ये उस एहसास की बात कर रहा है, उस गर्मी की, उस ऊर्जा की जो हमें प्रकृति से सीधे जुड़कर मिलती है। एक समग्र अनुभव। हाँ, शारीरिक, मानसिक और शायद आध्यात्मिक भी। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि इस कविता के अनुसार सूरज की रोशनी सिर्फ गर्मी और प्रकाश का गोला नहीं है, ये एक मल्टीविटामिन, एक मूड बूस्टर, एक स्लीप एड और एक इम्यूनिटी बिल्डर है, जो हमें मुफ्त में उपलब्ध है। और वाकई एक अमूल्य खजाना है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि इस सारे ज्ञान के साथ कविता के अंत में एक बहुत ही जिम्मेदार सलाह दी गई है, ब्रैकेट में लिखा है, शरीर में उत्पन्न किसी भी प्रकार के व्याधि के लिए प्रकृति से जुड़े रहें और चिकित्सक की सलाह लेते रहें। ये इस पूरी कविता को एक बहुत ही परिपक्व दृष्टिकोण देता है। हाँ, ये संतुलन बनाता है। ये नहीं कहता कि डॉक्टर को छोड़कर सिर्फ धूप में बैठें। बिल्कुल। ये प्रकृति की वकालत तो करता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को नकारता नहीं है। सही बात है। ये कहता है कि प्रकृति आपकी सहयोगी है, आपकी पहली दवा है, लेकिन अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो विशेषज्ञ की सलाह लेना अनिवार्य है। ये निवारक स्वास्थ्य और उपचारात्मक स्वास्थ्य के बीच एक सुंदर सामंजस्य स्थापित करता है। इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है कि ये छोटी सी कविता अपने अंदर स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़े बहुत गहरे और समकालीन सबक समेटे हुए हैं। हाँ, और ये हमें एक विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ती है। कविता हमें धूप में खड़े होने के लिए कह रही है, मतलब एक बहुत ही सरल क्रिया, बस खड़े होना। तो क्या हमने अपनी आधुनिक, इंडोर, हमेशा व्यस्त रहने वाली जीवन शैली में प्रकृति के साथ बस होने का ये सरल तरीका खो दिया है? सोचने वाली बात है। क्या सबसे बड़ा लाभ सिर्फ विटामिन या हार्मोन ही नहीं, बल्कि अपने पर्यावरण के एक मूलभूत हिस्से के साथ फिर से जुड़ने का ये कार्य है? शायद असली अमूल्य खजाना वो कनेक्शन ही है। वो कनेक्शन जिसे हम हर रोज नजरअंदाज कर रहे हैं।